प्लास्टिक एक प्रकार का रेशा होता है, परंतु इसमें उच्च अणुभार वाली इकाइयां जुड़ती है। संश्लेषित जो रेशे बनाए थे उन रेशों में कम अणुभार वाली इकाइयां जुड़ती है, और प्लास्टिक के अंतर्गत अधिक उच्च अणुभार वाली इकाइयां जुड़ती है, और ये त्रियकबद्ध या क्रॉसबद्ध रूप से भी जुड़ जाती है। तो लिख दें इसमें प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा होता है। प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा होता है। जिसमें उच्च अणुभार वाली इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है। आज हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमारे बैग होते हैं, उन बैग्स के हत्थे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मोल्डेड फर्नीचर्स आदि होते हैं तो वो भी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। टेबल, कुर्सी, कुछ विशेष प्रकार के दरवाजे भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। कुछ सजावटी सामग्रियां होती है, फोटो फ्रेम आदि भी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। पॉलीथीन की थैलियां भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है। अब है प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। उन दो प्रकारों में एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, इस थर्मोप्लास्टिक को हमें ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं, और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक आसानी से पिघल सकता है और इसे पिघलाकर दूसरे सांचों में बदला जा सकता है, अर्थात इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिससे एक बार कोई पदार्थ बना दिया जाए तो उसको पिघलाकर दूसरा पदार्थ बनाना आसान नहीं होता है, अर्थात ये गर्म करने पर ऊष्मा पाकर आसानी से नहीं पिघल पाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण होते हैं विद्युत के स्विच। जो स्विच बहुत ज्यादा ऊष्मा, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने के पश्चात भी स्विच गर्म तो हो जाते हैं लेकिन ये पिघलते नहीं है। लेकिन जब कभी विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अर्थात फेज और न्यूट्रल एक साथ मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तार जल जाते हैं, डोरियों के ऊपर का एनामल खराब हो जाता है, परंतु स्विच को कोई समस्या नहीं होती। जबकि हम जानते हैं कि स्विच और तार एक ही सर्किट में प्रयोग में लिए गए थे। पहले हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, इसमें पढ़ेंगे ऐसा प्लास्टिक जो
ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक को पिघला करे उन्हें नए सांचे में ढाला जा सकता है। डाला नहीं है, वो है ढाला जा सकता है। ढाल सकने का अर्थ है कि इनसे पुनः नई चीजें बनाई जा सकती है। इसके उदाहरण होंगे पीवीसी। पीवीसी होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। अर्थात वाइनिल क्लोराइड का बहुलक ही पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहलाता है। पॉलीथीन ये थैलियाँ बनाने के काम में आता है। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग विभिन्न प्रकार के पाइप बनाने में किया जाता है। कंघे, कुर्सी आदि ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अर्थात एक बार पदार्थ बना दिया, दोबारा से नया पदार्थ बनाना संभव हो जाता है। प्लास्टिक का दूसरा है थर्मोशेपिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहा जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से नहीं पिघलते हैं। उसे थर्मोशेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। या ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। इसे एक बार सांचे में ढालने के पश्चात उन्हें नए सांचे में नहीं ढाला जा सकता।
इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट, एवं मेलामाइन। बेकेलाइट एवं मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन से इनसे कुकर, कढ़ाई, केतली के हत्थे, विद्युत स्विच, आदि बनाए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम प्लास्टिक के गुणधर्म। प्लास्टिक के गुणधर्म। प्लास्टिक के गुणधर्मों में हम इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। प्लास्टिक के गुणधर्म, तो प्लास्टिक चिरस्थायी होता है, अर्थात प्लास्टिक लंबे समय तक खराब नहीं होता है। न तो यह जल से गलता है, न इस पर कोई तापमान का प्रभाव होता है, और न इस पर जंग लगता है। यह अनअभिक्रियाशील होता है, अर्थात किसी भी धातु या अधातु के साथ यह क्रिया नहीं करता है। किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह वजन में हल्का भी होता है, जिससे इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे गुणधर्मों में नंबर 1 प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। यह जल तथा नमी के साथ नमी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे इसका संक्षारण भी नहीं होता है। जिससे इसका संक्षारण नहीं होता है, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता है। संक्षारण होता है जंग, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता है। प्लास्टिक के दूसरा है प्लास्टिक हल्का प्रबल एवं चिरस्थायी होता है।
इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। यह सस्ता एवं सुलभ होता है, अर्थात ये आसानी से सस्ता मिल जाता है। नंबर 3, प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक के इसी गुण के कारण खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे, खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे विद्युत तारों पर प्लास्टिक की परत लगाई जाती है। प्लास्टिक की परतें लगाई जाती है। ये प्लास्टिक के तीनों गुणधर्म हो गए। हल्का, प्रबल, चिरस्थायी होता है, आसानी से इसका परिवहन हो जाता है, सस्ता एवं सुलभ भी होता है। प्लास्टिक ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक के इसी गुण के कारण खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे विद्युत तारों पर प्लास्टिक की परत लगाई जाती है। अगर ये चालक होता तो बर्तनों, कुकर आदि के हत्थों पर भी ही वो गर्म हो जाते और हमें उनको पकड़ने में कठिनाई होती। यदि ये विद्युत का सुचालक होता तो तारों पर चढ़े हुए एनामल को यदि छूते तो हमें करंट का झटका महसूस होता। प्लायर होता है, विद्युत विभिन्न प्रकार के विद्युत साधित्र होते हैं, उनके ऊपर भी प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। तारों को जॉइंट करने का या तारों को सुधारने का जो यंत्र होता है, प्लायर या प्लास जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है। अब प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग। प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोगों में हम पहला पढ़ते हैं प्लास्टिक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में सिरिंज प्लास्टिक की होती है जिसमें इंजेक्शन भरा जाता है। सिरिंज धागे, प्लास्टिक के धागों से ही टाँके लगाए जाते हैं। सिरिंज, धागे, दवा पैकिंग आदि में किया जाता है। नंबर 2, माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक के पात्र
प्रयुक्त होते हैं। जो खाने को पका देते हैं। परंतु स्वयं पात्र प्रभावित नहीं होता है, अर्थात पात्र पिघलता नहीं है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल व जल नहीं चिपकता है, जिस पर तेल व जल नहीं चिपकता है। इसकी परत चढ़ाकर नॉन स्टिक पात्र बनाए जाते हैं। नंबर 4 है मेलामाइन का उपयोग अग्निशमन कर्मचारियों की पोशाक बनाने में किया जाता है। ये प्लास्टिक के चारों अनुप्रयोग या उपयोग हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है या घातक है। प्रश्न होगा प्लास्टिक पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है। अभी तक तो हमने इसके एडवांटेज ही पढ़े थे, अब इसके डिसएडवांटेज अर्थात इसकी हानियां पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक के सबसे बड़ा जो प्रकार है वो प्रकार है पॉलीथीन। और पॉलीथीन कई वर्षों तक लगातार यदि पड़ी रहे तो उसका अपघटन नहीं होता है। यह जब नालियों में चली जाती है तो नालियों को अवरुद्ध कर देती है। इसको यदि कोई आवारा पशु खा ले जाता है तो आवारा पशु की आंतों में फंस जाती है और आवारा पशु की मृत्यु हो जाती है। अर्थात कुल मिलाकर यह मृदा में पहुंच जाती है तो मृदा में भी उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर देती है। इसका आंसर होगा प्लास्टिक कई वर्षों तक विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक कई वर्षों तक विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों में पहुंचकर
नालियों में पहुंचकर उन्हें अवरुद्ध बना देती है, अवरुद्ध कर देती है। उन्हें अवरुद्ध कर देती है। ये जानवरों द्वारा आहार कर लेने के परे, आहार होता है खा लेना, आहार कर लेने पर उनकी आंतों में फंसकर उनकी आंतों में फंसकर उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। इन्हें जलाने पर वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलता है। ये मृदा को बंजर बना देती है। हानिकारक है। प्लास्टिक के जितने उपयोग थे उससे ज़्यादा उसके हानिकारक प्रभाव सामने आते हैं। न तो ये जलाने से नष्ट होता है और ना ही इसे मिट्टी में दबाने पर यह नष्ट हो पाता है। लंबे समय तक इसकी उपलब्धता बनी रहती है। प्रकृति के आधार पर प्लास्टिक के प्रकार। प्रकृति के आधार पर प्लास्टिक के प्रकार। तो लिखेंगे इस आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय ऐसा प्लास्टिक है जिसका सूक्ष्म ऐसा पदार्थ ऐसा यहाँ अगर प्लास्टिक की जगह केवल पदार्थ लिख दे तो बढ़िया रहेगा। प्रकृति के आधार पर पदार्थों के प्रकार। जैव निम्नीकरणीय या ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जा सकता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय इसे जैव अनिम्नीकरणीय भी कहते हैं।
जैव निम्नीकरणीय वो होगा जिसका आसानी से अपघटन हो जाता है, और अजैव निम्नीकरणीय वह होगा जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता है या कई सालों तक ये खराब नहीं होता है। अब हम लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फाइव आर प्रक्रम क्या है। 5R प्रक्रम क्या है, इसे हम एक प्रश्न मान सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे 5R प्रक्रम निम्न प्रकार है। नंबर 1 रिड्यूस, REDUCE, और रिड्यूस यानी होता है कम करना। नंबर 2 रीयूज, पुनः उपयोग करना। रिकवर, पुनः प्राप्त करना। नंबर 4 रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। और अब नया नंबर 5 है, वो है रिफ्यूज, अर्थात आप मना भी कर सकते हैं, उपयोग ना करना। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग न करें तो बढ़िया है। ये 5 आर प्रक्रम हो गया जो प्लास्टिक पर ही निर्धारित है। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए, प्लास्टिक को पुनः उपयोग में ले लिया जाए, पुनः उपयोग में लेने के पश्चात प्लास्टिक अगर खराब हो जाए तो उसका पुनर्चक्रण कर लेना चाहिए, पुनर्चक्रण करने के दौरान उसे पुनः प्राप्त करना है, और अगर बहुत कुछ संभव हो तो आप प्लास्टिक को बाय बाय कह दें। अब प्लास्टिक को तो बाय बाय कहने का वक्त आ गया, लेकिन अभी हम क्लास को बाय बाय नहीं कहेंगे, केवल एक टॉपिक होगा और उसे एक टॉपिक के पश्चात